प्यारे बच्चों को नमस्कार। आपके अपने सांवरिया ऑनलाइन जो आप लोगों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप लोग 10th क्लास में पास होकर आए हैं, मतलब प्रमोट होकर आए हैं। आप लोगों की एग्ज़ाम नहीं लगी, तो सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट्स 10th पास करके 11th क्लास में प्रमोट हो गए। इसके लिए आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन। और अपने कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है, जम के मेहनत की है, पूरे साल भर सपने सजोए हैं कि मेरे इतनी परसेंटेज आएगी, मैं 95 प्लस 90 प्लस आप लोगों के परसेंटेज लेके आऊँगा। बहुत अच्छी मेहनत की है, वो स्टूडेंट हताश हुए हैं। और ऐसे कुछ स्टूडेंट जो मेरी तरह बहुत कमज़ोर हैं, जिनके पास होने में ही हाथ बहुत तंग था, वो स्टूडेंट पास हो गए, उनको बहुत खुशी हुई है। तो सभी प्रकार के स्टूडेंट हैं, तो जो अच्छी मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं उनको हताश होने की आवश्यकता नहीं, निराश होने की आवश्यकता नहीं। आप लोग ये ना सोचें कि हमारा इम्तिहान ना हुआ, इम्तिहान नहीं होने की वजह से हमारा जो वास्तविक परीक्षण है वो नहीं हो पाया। तो आप लोग बिल्कुल अपने आप को हताश ना करें, क्योंकि आपने जो ज्ञान अर्जित किया है, जो आपने कुछ सीखा है, वो आप लोगों के आगे फ्यूचर में काम में आएगा। क्योंकि हम लोग जो चीज़ मन से सीखते हैं, और ये मान लो कि आप लोगों के स्टडी से संबंधित यदि कोई चीज़ है तो आप लोगों ने उसको बहुत अच्छी तरीके से सीखा है, बहुत अच्छी तरीके से उसको कवर किया है, तो वो आप लोगों के लिए आगे फ्यूचर में अच्छा काम में आएगा। निराश होने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है जितनी भी अपनी एग्जाम होती हैं, जितने भी अपनी कंपटीशन लेवल की एग्जाम होती हैं, उनमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैथ की। तो अपनी जो मैथ होती है वो मैथ 10th बेस पे आती है। रीजनिंग होती है वो अपनी आईक्यू बेस पे आती है। जो आईक्यू अपना जो डेवलप होता है, जो आईक्यू अपना क्रिएट होता है, जो अपना क्रिएटिव माइंड होता है, वो 10th क्लास तक बहुत फास्ट होता है। तो अपने इंग्लिश होती है वो अपने 10th बेस तक होती है। हिंदी यदि किसी सब्जेक्ट में आती है तो 10th बेस पे आएगी। यदि आप लोगों के जनरल साइंस है तो आप लोगों के 10th बेस पे आती है। और आप लोगों के जो जीके होता है, जिसमें आप लोगों के पॉलिटिकल हो गई, ज्योग्राफी हो गई, जितने आप लोगों की हिस्ट्री होगी, जितने आप लोगों के जनरल जो स्टडी होती है आप लोगों की, जिसको आप लोग जीके कहते हैं, और 10th क्लास तक अपन उसको सामाजिक अध्ययन कहा करते हैं, उसमें जितने भी अपने सब्जेक्ट आते हैं उन सब में जितना मैटर आता है वो आप लोगों के कंपटीशन में 10th क्लास से ही आता है। यहाँ आप लोगों के जो भी, जैसे अपन अभी अपन बात करें अपने रीट की एग्जाम की, जो स्थिति आप लोगों की चल रही है कि रीट की एग्जाम होगी, तो उसमें आप लोगों को जब बुक की आवश्यकता होती है, अपन मार्केट से खरीदने के लिए जाते हैं, तो बुक के ऊपर लिखा होता है एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग पहली क्लास से लेके 10th क्लास तक जितने अपने स्टार्टिंग से जितने 10th क्लास तक अपने जो सामाजिक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस को जितना अपना मैटर है उनमें उस मैटर को जो टीचर की एग्जाम देने वाले होते हैं, जो रीट की एग्जाम देने वाले होते हैं, वो सब पढ़ते हैं। तो आप लोगों को हताश होने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं। अपने दिमाग में यदि किसी प्रकार का ये है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद मेरा वास्तविक परीक्षण नहीं हुआ, मैं क्लास में टॉप करता, मैं अपनी स्कूल में टॉप करता, अपने गांव में टॉप करता, अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप करता, तो आप लोगों को सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में टॉप है। यदि आपने मन से मेहनत की है, यदि आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है, मैं मानता हूं, मैं भी स्कूलों में जब क्लास लेने के लिए जाता हूं तो वहां आप लोगों को देखता हूं कि 10th क्लास के बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं बजाय 12th क्लास से। क्योंकि 12th क्लास वाले स्टूडेंट तो होते हैं, वो सोशल मीडिया हो गया, सुविधाएं होगी, उन सब का सदुपयोग करने लग जाते हैं। आप लोग जानते हैं सदुपयोग कैसे करते हैं। लेकिन 10th क्लास वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं 12th के मुकाबले। तो आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी यदि हिचकिचाहट है, किसी सब्जेक्ट से संबंधित भी कोई प्रॉब्लम है कि आप 10th क्लास से प्रमोट होके आ गए, आपके परसेंटेज का आप लोगों को पता नहीं चला, आप अपना आकलन नहीं कर पाए कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें, साइंस लें, साइंस में बायो लें या मैथ लें, या आप लोगों के आर्ट्स लें। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कॉमर्स में भी जाते हैं, लेकिन कॉमर्स का क्रेज अब धीरे धीरे कम हो गया। तो आप लोगों के
पहले के समय में क्या हुआ करता था कि परसेंटेज बेस पे सब्जेक्ट लिया करते थे। मैं एक दिन किसी गांव से गुजर रहा था, वहां हमारे कोई परिचित थे, उनकी एक लड़की के 62% आ गए, मतलब 62% उसके थे। तो उन्होंने मेरे को रोका कि रोको मास्टर साहब रुको, बताओ हमारे जो बच्ची है उसके 62% आ गए, उसको मैथ दिलाए या बायो। मैंने कहा इसका मतलब, उन्होंने कहा कि वो साइंस के लायक तो होगी, 60% से ऊपर आ गए, इसका मतलब वो साइंस के लायक तो होगी, अब उसको मैथ दिलाएं या बायो दिलाएं। ये साइकोलॉजी है अपने गांव के लोगों की, क्योंकि 60% आ गई, 60% है, मतलब फर्स्ट डिवीजन है, इसका मतलब वो साइंस के लायक तो हो गया नहीं। यदि अपन सब्जेक्ट परसेंटेज के अकॉर्डिंग लेना स्टार्ट कर देंगे तो अपने आगे के जो अपने फ्यूचर में जितने भी अपने नए नए कंपटीशन होते हैं, जो अलग अलग बेस पे जो कंपटीशन होते हैं, उन कंपटीशन में अपन मात खा जाते हैं। परसेंटेज का अपन सब्जेक्ट से या सब्जेक्ट चूज करने में परसेंटेज का यदि कोई आप लोग महत्व रखते हैं तो वो आप लोगों के लिए गलत है। परसेंटेज अपने सब्जेक्ट के लिए कोई मायने नहीं रखती। अपने को सब्जेक्ट लेना है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कि मेरा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। मेरा इंटरेस्ट यदि मैथ में है और मैं ये सोचूं कि मेरे परसेंटेज कम है, मेरे को आर्ट्स लेना पड़ेगा, आर्ट्स मेरे को आता नहीं है, सब्जेक्ट आप लोगों के मैथ में मेरा अच्छा इंटरेस्ट है। ये आप लोग बहुत से ऐसे आप लोगों के सामने उदाहरण आते हैं कि आप लोगों के 40% है, किसी के मान लो कि 50% है, और 50% के जो स्टूडेंट होते हैं उन स्टूडेंटों के भी बहुत ही अच्छे अच्छे मार्क्स, मतलब जब वो सब्जेक्ट साइंस ले लेते हैं तो साइंस के बाद में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, यहां तक कि IAS RAS भी बनते हैं। तो आज की अपना जो सेशन है, आज की जो अपनी 11th क्लास के लिए, मतलब 10th क्लास से जो 11th क्लास में स्टूडेंट्स आए हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज हम लोग क्लास बनाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ जो अपने जो वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं उसमें आज आपके सब्जेक्ट चूज करने से संबंधित जितने आप लोगों के दिमाग में गलतफहमियां हैं, जितने आप लोगों के डाउट्स हैं, उन सभी डाउट्स को अपन यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो अपने सबसे पहली चीज यही है कि अपनी परसेंटेज नहीं आई, और परसेंटेज नहीं आई तो अपन परसेंटेज से ये आकलन नहीं लगा सकते कि हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट क्या लिया जाए, क्योंकि पहले के समय में तो ग्रामीण क्षेत्र में तो हम लोग ये आकलन लगा लेते थे। तो अपने सबसे पहली चीज तो यह है कि एक वो बात है कि आप लोगों के 40% वाले भी उसी कैटेगरी में आएंगे, 90% वाले भी उसी कैटेगरी में आएंगे, मतलब सब बराबर हो गए। क्लास में जब हम लोग 11th की क्लास में जब क्लास लेने के लिए जाया करते थे, जब 11th की क्लास लेते थे तो वहाँ 90% या 90% से अबोव या 95% से अबोव स्टूडेंट जो होते थे वो ऐसे सीना चौड़ा करके बैठते थे कि मैं टॉपर हूँ, मेरे बहुत अच्छी परसेंटेज आई है। और बेचारा यदि कोई 50% का स्टूडेंट होता और उसको यदि गलती से पूछ लिया जाता कि बेटे 10th क्लास में क्या परसेंटेज है, तो वो बहुत नीची गर्दन करके शर्मा के बोलता सर 50% है। लेकिन अब ये पूछा जाएगा कि कौन से सेशन में पास होके आए हो, तो आप लोगों का 2020-21 है, इसका मतलब परसेंटेज बराबर है। ठीक है, तो आज अपन ये देखेंगे, यहां अपन आकलन करेंगे 2 सब्जेक्ट का। आप लोग 2 सब्जेक्ट ले सकते हो। एक सब्जेक्ट है वो आप लोगों की साइंस होगा, एक सब्जेक्ट आप लोगों के आर्ट्स होगा। हम लोग 2 सब्जेक्ट लेके काम करेंगे आज, यहां अपन बात करेंगे। तो पहला अपन वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में सबसे पहला पॉइंट अपन लेते हैं कि आप लोग साइंस लेंगे तो साइंस से किस क्षेत्र में जा सकते हैं, किस क्षेत्र में जाएंगे तो आप लोगों के लिए क्या चीज़ बेस्ट रहेगी, किस क्षेत्र को आप लोग चुनना चाहते हैं, आप लोगों का इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है और आप लोग कौन सा सब्जेक्ट लें। तो आज अपन यहाँ जितने भी कंपटीशन होते हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों की साइंस की। आप लोग देखो स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के साइंस सब्जेक्ट, आप लोगों के साइंस स्ट्रीम दिख रहा है। ठीक है, मतलब आप लोगों के विज्ञान संकाय है और एक तरफ आप लोगों के कला संकाय है। कला संकाय और विज्ञान संकाय, इन दोनों में अपनी एक साइकोलॉजी अलग बनती है। कला संकाय वाले देखो क्या कहते हैं, कला संकाय वाले ये सोचते हैं कि हमारे तो आर्ट्स है, कला सब्जेक्ट है, हम लोगों ने कला स्ट्रीम लिया है, इसका मतलब
आर्ट्स लिया है तो हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, पूरे पूरे साल भर अपन टाइम पास कर लेंगे और लास्ट में अपन कहीं से जुगाड़ कर करा के और पास हो जाएंगे। और साइंस वाले क्या करते हैं, स्टार्टिंग से जब स्कूल खुलती है उसी समय से अपनी स्टडी प्रारंभ कर देते हैं, उनकी एक्स्ट्रा क्लास लगती है, कई प्रकार के टेस्ट लगते हैं, प्री बोर्ड लगते हैं और फिर जाके वो अपने सब्जेक्ट में परसेंटेज बनाते हैं। और अपन ये देखते हैं कि साइंस जो सब्जेक्ट लेते हैं, साइंस सब्जेक्ट में भी आप लोगों के दो अलग अलग पार्ट हो गए, एक हो गया जो बायोलॉजी का होगा और एक होगा वो मैथ्स का होगा। जो बायोलॉजी का है, जो बायोलॉजी का अपना पार्ट है, उस पार्ट को अपन बोलते हैं पीसीबी। देखो स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है पीसीबी। और जो मैथ वाला होता है उसमें सब्जेक्ट आते हैं पीसीएम। पीसीएम क्या क्या है देखना, पी का मतलब फिजिक्स, सी का मतलब केमिस्ट्री और बी का मतलब बायोलॉजी, ठीक है। और इधर पीसीएम का मतलब, पी का मतलब फिजिक्स, सी का मतलब केमिस्ट्री और एम का मतलब मैथमेटिक्स। तो इस प्रकार से आप लोगों के 3 सब्जेक्ट हो गए। जो मैथ्स का स्टूडेंट है उसके भी केमिस्ट्री और फिजिक्स आएगी और जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है उसके भी केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों आएंगी। अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं पीसीएम वालों की, मतलब मैथ वालों की सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। जिसके मैथ सब्जेक्ट है, जो मतलब मैथ सब्जेक्ट लेता है अपने 11th क्लास में, तो मैथ सब्जेक्ट लेगा तो उसके लिए सबसे पहला जो ऑप्शन उसके लिए होता है वो होता है आईआईटी। वो आईआईटी करता है, आईआईटी करके वो इंजीनियर बनता है। उसकी जो आगे जो रैंक आती है, जो परसेंटेज उसके जितने मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से उसको कॉलेज मिलती है और कॉलेज पूरा होने के बाद में वो इंजीनियर बनता है। आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है जो आईआईटी करता है वो इंजीनियर बनता है। क्या बनता है? वो इंजीनियर बनता है। स्क्रीन पे आप लोगों को बिल्कुल मैंने फोटो के साथ में दिखा रखा है। और दूसरा आप लोगों के ऑप्शन है वो मैथ्स का स्टूडेंट नेवी एंड एयरफोर्स की तैयारी कर सकता है। देखो आप लोगों के स्क्रीन पे सबसे पहले मैं नेवी ले लेता हूं। नेवी में आप लोगों के 2 एग्जाम होती है। एक एग्जाम आप लोगों के होती है एसएसआर डबल ए, एक एग्जाम एसएसआर और डबल ए की होती है जो केवल और केवल 12th क्लास में जिसके मैथमेटिक्स है वो स्टूडेंट दे सकता है। और दूसरा जो होता है एमआर होता है, मैट्रिक रिक्वायर्ड होता है, मतलब 10th क्लास के लेवल पे होता है, वो 10th पास स्टूडेंट कोई भी दे सकता है। फिर अपन दूसरी बात करें तो एयरफोर्स की बात करते हैं। तो एयरफोर्स होता है, उसमें 2 ग्रुप होते हैं। एयरफोर्स में 2 ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप होता है वो टेक्निकल होता है, एक ग्रुप होता है वो नॉन टेक्निकल होता है। जो टेक्निकल ग्रुप होता है उसको अपने एयरफोर्स की भाषा में बोलते हैं एक्स ग्रुप, और जो नॉन टेक्निकल होता है वो आप लोग के होता है वाई ग्रुप। देखो स्क्रीन पे आप लोग के मैंने अलग अलग बता रखा है, फोटो सहित बता रखा है, ठीक है। तो इसमें एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। इसके अलावा एक होता है एपकेट, उसका अपन बाद में जिक्र करेंगे, पहले ये देख ले। एक्स ग्रुप जो होता है, ये एक्स ग्रुप अपने 12th बेस की एग्जाम होती है जिसमें केवल और केवल मैथ वाले स्टूडेंट जा सकते हैं, ठीक है। और ये जो एक्स ग्रुप की एग्जाम होती है, इस एक्स ग्रुप की एग्जाम में इंग्लिश आता है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ये 3 सब्जेक्ट अपने आते हैं। और जो वाई ग्रुप होता है उसमें इंग्लिश, जनरल साइंस, मैथ्स, जो जनरल मैथ होती है, 12th क्लास वाले नहीं, 12वीं क्लास वाले नहीं, जनरल मैथ, रीजनिंग और जीके, ये पार्ट और आ जाता है। जो अपने मैथ का स्टूडेंट है वो एक्स ग्रुप वाई ग्रुप दोनों दे सकता है और उसको बोला जाता है बोथ, वो बोथ का पेपर होता है, ठीक है। चलो, और अपने एक्स ग्रुप वाई ग्रुप से संबंधित यदि आप लोगों को और यदि डिटेल चाहिए तो अपन एक अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि अपने चैनल पे आप लोगों को फिजिक्स मिलेगी, 11th क्लास की फिजिक्स मिलेगी, 12th क्लास की फिजिक्स मिलेगी, आप लोगों के नेवी एयरफोर्स की फिजिक्स मिलेगी। तो क्योंकि अपने सांवरिया डिफेंस एकेडमी है पलसाना में, वहाँ अपनी एयरफोर्स और नेवी की ऑफलाइन क्लासें भी संचालित होती है। अभी तो कोविड चल रहा है, गवर्नमेंट ने अभी कोचिंग और कॉलेज स्कूल वगैरह सब बंद कर रखे हैं, तो अपनी ऑफलाइन क्लासें भी चलती है
और अपने चैनल पे आप लोगों को फिजिक्स भी मिलेगा, एयरफोर्स नेवी 11th और 12th की आप लोगों की फिजिक्स भी मिलेगी। तो अपने यहाँ एयरफोर्स के बारे में देख चुके। एक होता है आप लोगों के एपकेट, क्योंकि अपने ये होता है, ये जो मैंने बताया एक्स ग्रुप वाई ग्रुप, ये सब केवल और केवल लड़कों के लिए होता है, ओनली फॉर बॉयज के लिए। गर्ल्स जो होती है वो भी एयरफोर्स में जाने की इच्छुक होती है। बहुत से ऐसे मैंने स्कूलों में जब क्लासें ली उस समय मैंने देखा कि लड़कियों में बहुत जज्बा होता है कि सर हम भी एयरफोर्स की तैयारी करेंगे, हम भी एयरफोर्स में जाएंगे, लेकिन इनके लिए वैकेंसी 12th पास में नहीं है। इनके लिए एक वैकेंसी आती है एपकेट। कौन सी वैकेंसी आती है? एपकेट। और जो एपकेट होती है वो बीएससी के बाद होती है। जिसने पीसीएम से मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से जिसने बीएससी कर ली वो एपकेट की एग्जाम दे सकता है। एपकेट की एग्जाम के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के पीसीएम सभी सब्जेक्ट आते हैं, जीके भी आता है, जनरल जो आप लोगों की छोटी, कंप्यूटर तो सब में आने लग गया आजकल, एक दो क्वेश्चन सब कंपटीशन में आता है, कंप्यूटर का नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए। तो अपने पास में यहाँ एपकेट जो एग्जाम होती है वो इंग्लिश मीडियम में होती है। इससे मैंने आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रखा है, देखो 3 आप लोगों के ऑफिसर हैं, ये एपकेट से सिलेक्टेड हैं, फ्लाइंग ऑफिसर बनते हैं इसमें डायरेक्ट। तो अपने ये हो गया एपकेट। फिर अपन आगे चलते हैं, मैंने आप लोगों को मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बता दिया, आईआईटी आप लोग कर सकते हो, नेवी, एयरफोर्स और एपकेट की आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें कंपटीशन लगता है, एक जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, जिसमें आप लोगों के बोलने का स्किल होना चाहिए। इसके अलावा क्या कर सकता है मैथ्स का स्टूडेंट? सब कुछ कर सकता है मैथ्स का स्टूडेंट। और क्या कर सकता है? आप लोगों के जो जनरल कंपटीशन होते हैं, अपने जनरल कंपटीशन में बात करें तो ग्राम सेवक हो गया, पटवारी है, आप लोगों के राजस्थान पुलिस है, आर्मी है, आर्मी में टेक्निकल की निकलती है, सभी काम कर सकते हैं। और एक अपना जो कॉमन है जो सभी सब्जेक्ट वाले कर सकते हैं, और ये कहा जाता है जो पढ़ाई में कमजोर होते हैं वो लोग करते हैं, लेकिन ये गलत सोच है अपनी। पढ़ाई में कमजोर है वो नहीं करते, वो नहीं बनते। सभी प्रकार के जो इंटेलिजेंट होते हैं, जिनके पास में मास्टर डिग्री होती है, जो विदेशों में पढ़ाई करके आए हुए हैं, वो लोग भी वो पोस्ट ले सकते हैं। और वो पोस्ट है अपनी राजनेता की। आप लोगों को पता है जो देश को चलाते हैं, सफेद जो कुर्ता पजामा पहनते हैं ना, जो सफेद कुर्ता पहनते हैं, वो आप लोग के राजनेता है, जो सभी सब्जेक्ट वाले जा सकते हैं। आप लोग बताने की आप लोगों की आवश्यकता नहीं, चाहे मैथ का हो, चाहे बायो का हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे उसने बीएड की डिग्री ले रखी है, चाहे उसने पीएचडी कर रखी है, सभी जा सकते हैं उसमें, नो प्रॉब्लम। चलो फिर आगे देखते हैं। लेकिन राजनीति बहुत गंदी होती है, दलदल है ये, इसमें नहीं फंसना अपने को स्टडी पे ध्यान देना है। फिर अपने पास में दूसरा आप लोगों का स्ट्रीम आता है, वो आता है साइंस का दूसरा पार्ट है बायोलॉजी, पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में सबसे पहले एग्जाम की यदि अपन बात करें तो पहला एग्जाम आप लोग के होता है नीट का एग्जाम। कौन सा एग्जाम होता है? नीट का एग्जाम होता है। नीट के एग्जाम से आप लोग ये देख रहे हैं कि अपन सिलेक्ट होते हैं और डॉक्टर बनते हैं। आप लोगों को पता है मेडिकल लाइन में जो सबसे टॉप पोस्ट होती है वो डॉक्टर की होती है। और इस समय कोविड में डॉक्टर हमारे लिए भगवान है, क्योंकि अपने लिए कोविड में एकमात्र सहारा है डॉक्टर। तो नीट प्रिपरेशन से जो सिलेक्ट होता है, जो मार्क्स के अकॉर्डिंग जो सिलेक्ट होता है, जिनको कॉलेज अलॉट होती है, वो एमबीबीएस करते हैं और डॉक्टर बनते हैं। ठीक है। उसके बाद में यदि आप लोग डॉक्टर नहीं बनना चाहते, आप लोगों का इतना नहीं है कि आप लोगों के घर वाले इतने पैसे खर्च कर सके, या अपने भी ये कैपेसिटी नहीं है कि मैं इसके लायक हूँ या नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में आप लोगों के जो मेडिकल लाइन आती है उसमें आप लोगों के हो गया नर्सिंग हो गई, बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम नर्सिंग है, जीएनएम नर्सिंग होगी, बीएससी नर्सिंग हो गई। आप लोग के एक कोर्स होता है डीएमएलटी, मैंने स्क्रीन पे आप लोग को दिखा रखा है। जो टेस्ट करते हैं वो डीएमएलटी आप लोग के एक डिप्लोमा होता है 2 साल का, उससे भी करते हैं। फिर अपन आगे चलते हैं तो आप लोग की मेडिकल लाइन में आप लोग जा सकते हैं, बी फार्मेसी कर सकते हैं, डी फार्मेसी कर सकते हैं। तो ये आप लोग के जो फार्मासिस्ट वगैरह होते हैं, एमआर होते हैं, ये सब इसी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ही बनते हैं। कुछ अपनी ऐसी भी कंडीशन बनती है कि अदर सब्जेक्ट वाले बनते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट तो स्पेशलिस्ट होता है। बायोलॉजी वाला तो बायोलॉजी वाला ही रहेगा, अदर सब्जेक्ट वाला आएगा तो वो बायोलॉजी वाला स्टूडेंट जो ऑलरेडी सीख चुका है 11th 12th क्लास में, वो आर्ट्स वाला या मैथ वाला स्टूडेंट नहीं सीख पाया। ठीक है, तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा आप लोग देखो तो इसके अलावा आप लोगों के एयरफोर्स उसमें
नेवी में मैंने बताया आप लोग के एमआर की एग्जाम दे सकते हैं, आर्ट्स वाले दे सकते हैं, बायो वाले दे सकते हैं। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया एयरफोर्स में वाई ग्रुप जो है वो आर्ट्स वाले दे सकते हैं, मैथ वाले दे सकते हैं, बायो वाले दे सकते हैं, सभी दे सकते हैं। उसके बाद में आप लोग देखें तो जितने जनरल कंपटीशन होते हैं, जैसे आर्मी में होता है बीएससी नर्सिंग होती है, अपने बीएससी नर्सिंग से भी एंट्री होती है अपने आर्मी में, तो उसमें भी अपन अपना भाग्य आजमा सकते हैं। अपने जितने भी अदर कंपटीशन होते हैं, जैसे अपनी पुलिस होगी, राजस्थान पुलिस हो गई, दिल्ली पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, ग्राम सेवक हो गई, पटवारी हो गई, वन रक्षक, बहुत अपने कंपटीशन, जितने कंपटीशन है उन सब में अपने बायोलॉजी वाले स्टूडेंट भी बैठ सकते हैं। उसके बाद में अपन चलते हैं तो आर्ट्स वाले। आप लोग अब इस समय यदि ये सोचते हैं कि मेरे देखो परसेंटेज का तो कोई मान नहीं रहा, परसेंटेज तो अपने बनेगी तो अपने पता नहीं किस बेस पे बनेगी, तो अपने देखते हैं कि यदि आज आप लोग ये सोचते हैं कि मैं तो आर्ट्स के लायक ही नहीं हूं, मैं तो साइंस में ही जाऊंगा, तो ये आप लोग की सोच गलत है। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने कैरियर का चूज करें। अपने आर्ट्स वाले होते हैं वो सभी प्रकार के कंपटीशन दे सकते हैं। एक कुछ स्टूडेंटों का ये है कि सर बहुत से मैसेज मेरे पास आ गए कि सर ऐसा वीडियो बनाओ कि आईएएस आरएएस किस बेस पे बनते हैं। क्योंकि देखो अपने क्या होता है, स्कूली लाइफ एक बेस्ट लाइफ होती है, स्कूल लाइफ एक सबसे बेस्ट लाइफ होती है जिसको अपन बाद में बहुत मिस करते हैं। स्कूलिंग जो अपना टाइम होता है उसमें 10th क्लास में और 12th क्लास में जो स्टूडेंट मेहनत करता है ना, उस मेहनत के अकॉर्डिंग वो अपने फ्यूचर का प्लान कर लेता है, फ्यूचर प्लानिंग कर लेता है। और अपने देखो एक कहावत है ना कि आप अगर सपने लेते हैं तो छोटे क्यों ले, बड़े ले, सपने बुनते हैं तो छोटे क्यों बुने, बड़े बुने। तो अपन सबसे पहली सोच क्या होती है, आईएएस आरएएस बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा मैं। तो इसके लिए अपने पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है ग्रेजुएशन आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए। फिर कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर कौन सा सब्जेक्ट लें जिससे मैं आईएएस आरएएस की तैयारी कर सकूं। तो किसी प्रकार की सब्जेक्ट की इसमें कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि इसमें सब कुछ आता है। आप लोग के साइंस के सब्जेक्ट्स भी आएंगे, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी आएंगे, वो तो जब अपन फॉर्म भरते हैं उस समय अपने को सब्जेक्ट चूज करना होता है। ये मान के चलो आईएएस आरएएस बनने के लिए अपने को अपनी स्टडी में ऑलराउंडर बनना है, चाहे वो अपनी इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आप लोगों के साइंस, आप लोगों के चाहे बायोलॉजी हो या मैथ हो, ठीक है, चाहे आप लोगों के कंप्यूटर सब्जेक्ट हो, चाहे आप लोगों ने एमबीबीएस किया हो, चाहे आप लोगों ने बीटेक किया हो, चाहे बीएससी किया हो, चाहे बीए किया हो या बीएड किया हो, जो भी आप लोगों ने किया है उन सब में आप लोग ऑलराउंडर होने चाहिए। दूसरी चीज, अपन यदि आईएएस आरएएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले अपने माइंड को बहुत डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि वहां अपना जो इंटरव्यू होता है उस इंटरव्यू में जो क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए अपने आप को यानी कि अपने माइंड को बहुत हाई लेवल पे सेट करना पड़ता है। यदि अपन ने अपने आप को, या मान सकते हैं कि अपनी सोच को यदि अपने बहुत ऊपर तक नहीं सोचा, यदि अपनी सोच को डेवलप नहीं किया है, तो अपन आईएएस आरएएस के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि अपने सोचते हैं यदि छोटी सोच अपन रखेंगे तो इंटरव्यू में अपन आंसर नहीं दे पाएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है आईएएस आरएएस से जो पोस्ट मिलती है वो पोस्ट एक प्रशासनिक अधिकारी की होती है, और प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके अंडर में बहुत से सरकारी कर्मचारी आते हैं, और उन सरकारी कर्मचारियों को हैंडल करने की यदि उसमें कैपेसिटी है, यदि उसमें पावर है, विल पावर यदि उसमें है, यदि वो उनको मैनेज कर सकता है, तो ही अपने प्रशासन की एक्टिविटी चल पाती है। इसलिए जो प्रशासनिक अधिकारी बनता है, जो आप लोगों के आईएएस, और अपने इंडिया लेवल पे तो होता है आईएएस और राजस्थान लेवल पे होता है आरएस। जो आईएएस आरएस लेवल पे जो अधिकारी होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उनका माइंड बहुत ही डेवलप होता है। जैसे मैं एक दो आप लोगों को उदाहरण बता दूं कि गुस्से पे कंट्रोल होना चाहिए, पहला काम। दूसरा, दूसरे को समझने की फ़र्क होनी चाहिए। तीसरा काम, अपनी सोच है वो अपने लेवल से बहुत ऊपर तक सोच होनी चाहिए। हमेशा प्रत्येक चीज़ को पॉजिटिव नेगेटिव तरीके से सोचना चाहिए। पॉजिटिव तरीके से सोच के अपने को बहुत एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। नेगेटिव यदि अपनी सोच है तो उससे अपने को हताश नहीं होना चाहिए, या बोल सकते हैं कि अपने को एक साथ में अपन हाइपर हो जाते हैं तो अपने को हाइपर नहीं होना चाहिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। अपने पास में जो काम कर रहे हैं, अपने अंडर में जो काम कर रहे हैं, जितने भी अपने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उनको अपन कैसे हैंडल कर सके, उनसे मैक्सिमम वर्क कैसे करवा पाए,
और अपने ऐसी स्थिति बन जाती है कभी कभी कि दंगे हो जाते हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल कर पाएं। तो इन सब के लिए सोच बहुत डेवलप होनी चाहिए। ये अपने IAS RS के लिए होता है। उसके लिए सबसे पहली कंडीशन ये होती है ग्रेजुएशन आप लोगों की कंप्लीट होनी चाहिए। यदि ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तो ही हम लोग वो प्रिपरेशन कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। तो अपनी मान लो आप लोगों ने साइंस सब्जेक्ट ले लिया, साइंस में आप लोगों ने बायोलॉजी ले ली और मैथ ले ली। कुछ स्टूडेंट बायो लेते हैं, कुछ स्टूडेंट मैथ लेते हैं। जो बायोलॉजी लेने वाले स्टूडेंट होते हैं उनमें एक साइकोलॉजी बन जाती है, रट्टालॉजी की साइकोलॉजी बन जाती है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी में थ्योरी ज़्यादा आती है और वो थ्योरी को ज़्यादा रटने की कोशिश करते हैं, जबकि मैथ वाले होते हैं उनको थ्योरी बहुत ही अलग तरीके से लगती है। ये मान के चलो कि यदि किसी क्वेश्चन में थ्योरी है तो वो उनको समझ में नहीं आता। ठीक है, और यदि किसी प्रकार की कैलकुलेशन है तो वो उनको अच्छी समझ में आती है। इस प्रकार से अपन देखते हैं। तो इसी बेस पे आज हम अपने 11th क्लास के NCERT सिलेबस, जिन स्टूडेंटों का मानस है कि भाई मैं साइंस लूंगा, जिन स्टूडेंटों का मानस है भाई मैं बायोलॉजी, PCB या मैथमेटिक्स, PCM सब्जेक्ट लूंगा या इस स्ट्रीम में जाऊंगा, तो आप लोगों के यहाँ NCERT सिलेबस की 11th क्लास का जो आप लोगों का सिलेबस है फिजिक्स का, उस सिलेबस को अपने यहाँ देख लेते हैं। आप लोगों के प्रत्येक चैप्टर को, प्रत्येक टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को यहाँ बताने की कोशिश करूंगा। आप लोग बिल्कुल सही तरीके से बारीकी से समझने की कोशिश करना। एक चीज, आप लोग यदि कोई सब्जेक्ट लेते हैं तो देखो अपने समाज में कई प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने को सही वे में ले जाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने को अपनी मार्ग से भटकाने की कोशिश करते हैं। कुछ स्टूडेंट किसी दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं। कुछ स्टूडेंट अपने दोस्तों का अनुसरण करते हैं कि मेरे दोस्त ने साइंस लिया है मैं भी साइंस लूंगा, मेरे दोस्त ने आर्ट्स लिया है मैं भी आर्ट्स लूंगा। ये गलत है। तो अपने को यदि किसी प्रकार के सब्जेक्ट का चूज करना है तो सबसे पहले अपने को यह सोचना है कि मेरे को क्या बनना है। यदि आपने सोच लिया कि मेरे को ये बनना है, मैं इस वे में जाना चाहता हूं, इस फील्ड में जाना चाहता हूं, तो उस फील्ड में जाने के लिए आप लोग एक बार सोचें, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें कि आप जिस फील्ड में जाने की कोशिश कर रहे हैं उस फील्ड में जाने के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। यदि ये सब्जेक्ट आप लोग जैसे मान लो बायोलॉजी ले रहे हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, बायोलॉजी ले रहे हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बायोलॉजी मैंने ले ली, 11th क्लास मैंने कर ली, 12th मैंने कर ली, फिर अपन चलते हैं तो बायोलॉजी सब्जेक्ट लेने के बाद में डॉक्टर बनने के लिए कौन सा कंपटीशन देना पड़ता है, तो वो अपने को सबसे पहले चेक करना है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया, डॉक्टर बनने के लिए आप लोगों को नीट देना पड़ेगा। नीट में आप लोगों के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगी। बायोलॉजी में आप लोगों के 2 पार्ट हो जाते हैं, एक जूलॉजी हो जाता है और एक बॉटनी हो जाता है। आप लोगों के यदि आप लोग IIT करना चाहते हैं तो आप लोग के मैथ्स होगी, जिसके लिए आप लोग के IIT की JEE और मेंस 2 एग्जाम लगती है। तो इस प्रकार से आप लोगों के सब्जेक्ट आप लोगों को चूज करना है। फिर आप लोगों ने सब्जेक्ट चूज कर लिया तो अपन ये नहीं कि आपने ये ठान लिया कि मेरे को डॉक्टर बनना है और बायो लेनी है, चाहे समझ में नहीं आए, ये गलत है। आप लोग एक बार 5 दिन 10 दिन बायोलॉजी को पढ़ के देखो, उसको समझने की कोशिश करो। यदि फिर भी आप लोग समझ में नहीं आती तो आप लोग एक बार कोशिश करके देखो, क्योंकि एक स्थिति बनती है कि यदि अपन कोशिश करते हैं ना तो कोई भी चीज़ अपने लिए असंभव नहीं है, सब कुछ संभव हो जाता है, लेकिन कोशिश अपने को करनी पड़ेगी। बिना कोशिश किए हुए कोई काम नहीं होता। ठीक है, जैसे अभी आप लोग देख रहे थे कि अपने कोविड चल रहा है, कोरोना भी चल रहा है। कोरोना में आप लोग के ऐसी स्थिति बन गई, एक ऐसी सिचुएशन आप लोगों के बन गई कि यदि कोई मेडिकल लाइन का कोई बंदा है, यदि अपने को कोई मेडिकल लाइन का कोई भी, जैसे कोई डॉक्टर हो, कंपाउंडर हो, या अपने जो सिस्टर्स होती है, GNM, नर्सिंग वगैरह, जो भी आप लोगों के अपने मेडिकल लाइन का कोई भी यदि अपने को बंदा दिखे तो अपन उसको क्या मानते हैं कि ये अपने लिए भगवान है। तो सभी व्यक्ति, सभी चीजें अपने अपने फील्ड को अपन अपना अहम क्षेत्र मानते हुए यदि अपन काम करेंगे तो कोई भी चीज आप लोगों के लिए असंभव नहीं है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंटों का मानस है कि वो साइंस लेंगे, चाहे बायो लें या मैथ लें, तो उनके लिए अपन फिजिक्स का सिलेबस एक बार देख लेते हैं। अब एक चीज और है, अपने 2 क्लासें, एक 11th क्लास, एक 12th क्लास की क्लासें चलेंगी। जिन स्टूडेंट्स का मानस है कि मेरे को नीट क्लियर करना है, ये IIT क्लियर करना है, तो अपने लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है,
11th क्लास के सिलेबस को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। अपने क्या करते हैं, 10th क्लास में बहुत पढ़ के आए हैं, 12th में बहुत पढ़ेंगे, 11th क्लास में थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, और उस रेस्ट करने के चक्कर में टाइम निकल जाता है। और टाइम यदि निकल जाएगा तो टाइम निकलने की स्थिति में आप लोग के बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि अपनी जितनी भी एग्जाम होती है, चाहे नीट हो, चाहे आप लोग के जेई हो, मेंस हो, जो भी आप लोग की होती है, इनमें 60 से 70% सिलेबस 11th क्लास का आता है और बाकी का आप लोगों के 12th क्लास का आता है। और 12th क्लास तो वैसे भी अपन बोर्ड की एग्जाम होने की वजह से, बोर्ड क्लास होने की वजह से प्रेशर में आके ज़्यादा पढ़ते हैं। 11th क्लास में प्रेशर नहीं होता और अपन कम पढ़ पाते हैं। तो अपने देखो, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं तो अपने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग का फर्स्ट चैप्टर है भौतिक जगत। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप लोगों की बहुत सी जनरल चीजें होंगी। फिजिक्स का क्या महत्व है, फिजिक्स क्या है एक्चुअल में, उसके बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो आप लोगों के इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट है वो आप लोग के स्क्रीन पर दे रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट है भौतिकी क्या है ये फिजिक्स। इस फिजिक्स को अपन पहचानने की कोशिश करेंगे, इस फिजिक्स को जानने की कोशिश करेंगे। फिर आप लोगों का दूसरा पॉइंट है भौतिकी का प्रयोजन। भौतिकी का जो प्रयोजन होता है, इसका उद्देश्य होता है, इसकी उत्तेजना, इसमें किस प्रकार का इंटरेस्ट होना चाहिए। अपना जब तक किसी भी क्षेत्र में इंटरेस्ट नहीं होगा, अपने द्वारा किसी प्रकार का कोई काम सही तरीके से नहीं किया जाएगा। यदि अपना इंटरेस्ट नहीं है तो काम नहीं होगा, और यदि किसी प्रकार का कोई काम करना है तो उसके लिए इंटरेस्ट होना जरूरी है। और इंटरेस्ट के लिए अपनी जिज्ञासा होनी चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए। भौतिकी होती है वो समाज और अपनी इंडस्ट्री जो होती है, प्रौद्योगिकी होती है। आप लोगों के तीसरे नंबर का पॉइंट है भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज। ये तीनों एक दूसरे को बैलेंस करके चलती है। भौतिकी से प्रौद्योगिकी चलती है, प्रौद्योगिकी से समाज चलता है, समाज और ये आप लोगों की भौतिकी और प्रौद्योगिकी, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। प्रकृति में आप लोगों के जो मूल बल है, कौन कौन से आप लोगों के बल हैं, कौन सा दुर्बल बल है, मतलब कमजोर बल है, कौन सा प्रबल है, नाभिकीय, गुरुत्वाकर्षण बल, इन सब के बारे में अपन यहाँ पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और भौतिक नियमों की क्या क्या प्रकृति होती है, उन सब के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो आप लोगों का भौतिक जगत बहुत ही ईजी है। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। तो अपना दूसरा चैप्टर क्या है, मात्रक एवं मापन। देखो अपने फिजिक्स जो होती है, इसमें जो भी अपन कोई मान रखते हैं तो उस मान के आगे मात्रक लगा हुआ होना चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि 5 केजी, यदि केजी नहीं लगाऊंगा तो मैं कहूं 5 चीनी लानी है, तो 5 क्या चीनी, कौन सी चीनी लाओगे आप लोग, या तो 5 पैकेट ले आओगे, 5 बोरे ले आओगे, 5 कट्टे ले आओगे, 5 किलो लाओगे, 5 ग्राम लाओगे, या 5 दाने लेके आओगे, कितनी चीनी लाओगे, उसके आगे इसका मात्रक लगा हुआ होना चाहिए। 5 केजी लिखोगे तो पता चल जाएगा, मात्रा लिखते ही उसका मापन कंप्लीट हो जाता है कि आप लोगों के 5 केजी चीनी की बात कर रहे हैं। मात्रकों की अपनी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हो गई, प्रणाली हो गई, लंबाई का मापन, द्रव्यमान, समय, ये 3 अपने पास में यांत्रिक, ये भौतिक राशि होती हैं। इनके मात्रक, लंबाई का मात्रक आप लोगों के मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, समय का सेकंड होता है। तो इनके बारे में अपन यहाँ पढ़ेंगे। त्रुटि होती है, त्रुटि का प्रकार पढ़ेंगे। सार्थक अंक, वे अंक जो किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए अंकित होते हैं या सार्थक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। विमाई जो होती हैं MLT के रूप में, इन सब के बारे में अपन इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। ठीक है, और अपना अगला तीसरा चैप्टर क्या कह रहे हैं, सरल रेखा में गति। देखो गति आप लोग के वैसे मौखिक रूप से यदि अपन देखें तो गति 2 प्रकार की है, सरल रेखा में गति और एक दूसरी आप लोग के समतल में गति। ठीक है, फिर समतल में जाके ये 2 प्रकार की गति और बन जाती है। सबसे पहले सरल रेखा, मतलब एक रेखा में चलेंगे तो पथ आप लोग के आएगा, तो पथ की लंबाई होगी। देखो स्क्रीन पे आप लोग सब कुछ दिख रहा है, स्थिति कौन सा पॉइंट पे मौजूद है, पथ की लंबाई हो गई, आप लोग के विस्थापन हो गया, विस्थापन से ही आप लोग के वेग बनता है, वेग से आप लोगों के त्वरण बनता है। ठीक है, दूरी से चाल बनती है, ये आप लोग के सब कुछ दे रखा है। दार्शनिक वेग, इनकी परिभाषाएं अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेटेड होते हैं, इसके लिए हमारे पास में समीकरण आएंगे जिनको हम लोग शुद्ध गति की समीकरण कहते हैं। ठीक है, अपेक्षिक वेग मतलब एक दूसरे से रिलेटेड अपन वेग देखेंगे। फिर अपना जो चौथा पॉइंट आता है, वो चौथा पॉइंट आप लोगों के है, चौथा चैप्टर है वो समतल में गति। देखो समतल में गति का मतलब होता है कि ऐसी गति जो किसी एक सतह पे हो, किसी पृष्ठ पर होने वाली गति, कौन सी गति होती है, समतल में गति होती है। इसमें अपने देखो पॉइंट दे रखा है, स्क्रीन पे सब कुछ दे रखा है। अदिश और सदिश है, वे राशियां, वे भौतिक राशियां जिनमें दिशाएं होती हैं, सदिश राशि होती है, और वे भौतिक राशियां जिनमें दिशाएं नहीं होती वो अदिश राशियां होती है।
सदिशों की वास्तविक संख्या से गुणा, सदिश राशियों को अपन संख्याओं से गुणा करते हैं तो हमें किस प्रकार से वैल्यू प्राप्त होती है, इनका व्यकलन अपन मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, इन सब के बारे में अपन यहाँ इसमें अध्ययन करेंगे। इसमें अलग अलग विधियां हैं, ग्राफी विधि है, विश्लेषणात्मक विधि है, एक कलन विधि है, 3 विधियां हैं। उन विधियों से अपन यहाँ अध्ययन करेंगे। तीसरी आप लोगों के पास में गति हो जाती है प्रक्षेप्य गति, जो आप लोगों के त्रिविमीय गति होती है, जिसको 3D बोलते हैं। प्रक्षेप्य गति होती है जो 3 दिशा में होती है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष गति करवाई जाती है। वो गुरुत्वाकर्षण भी आप लोगों के आगे आप एक पॉइंट आएगा, इस चैप्टर आएगा। एक समानुवर्ती गति, वर्ताकार जो गति होती है। तो इस प्रकार से ये जो समतल में जो गति होती है, इसमें आप लोगों के ये पॉइंट देखने को मिलेंगे। फिर अपन आगे बात करते हैं तो आप लोगों के पास में 5वां चैप्टर है गति के नियम। तो गति के नियम में आप लोग के जड़त्व का नियम और गति के 3 नियम आप लोग के, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। इन तीनों नियमों का अपन अध्ययन करेंगे। संवेग, ये जितनी भौतिक राशि हैं अपन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के गति से संबंधित जितनी भी अपनी एक्टिविटी होगी वो अपन इस 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे, जिनके प्रत्येक पॉइंट आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ठीक है। जो अपना 6वां चैप्टर है वो आप लोगों के कार्य, ऊर्जा और शक्ति। देखो अपन यदि किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो गति करती है या विस्थापित होती है, उसमें विस्थापन उत्पन्न होता है, तो वो क्या हो गया आप लोगों के पास में कार्य हो गया। कार्य और ऊर्जा दोनों एक दूसरे के रूप होते हैं, क्योंकि अपन ये कहते हैं कि जो आप लोगों के पास में ऊर्जा होती है, ऊर्जा कार्य का ही एक रूप है। ऊर्जा को अपन ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और शक्ति जो आप लोगों के है, कार्य करने की जो क्षमता होती है वो शक्ति होती है। इसमें आप लोगों की ऊर्जा होगी, वो गतिज ऊर्जा होगी, कार्य ऊर्जा, प्रमेय होगी। पॉइंट आप लोग दे रखें। ऊर्जा आप लोग गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा, 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा और यांत्रिक, ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग होता है, वो यांत्रिक ऊर्जा होती है। स्प्रिंग की अपन बात करेंगे तो स्प्रिंग की जो ऊर्जा होती है इस ऊर्जा के रूप में हमें काम में आती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा ना तो कभी उत्पन्न होती है और ना ही कभी नष्ट होती है। तो इस प्रकार के जो अपना पॉइंट बनता है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करता है। और आप लोगों के पास में जो शक्ति है वो शक्ति कार्य करने की क्षमता होती है। एक शब्द है आप लोग के यहाँ संगठ। संगठ का मतलब होता है टक्कर। टक्कर 2 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष भी होती है, अप्रत्यक्ष भी होती है। टक्कर स्पर्श करवा कर भी की जाती है और बिना स्पर्श करवाई भी की जाती है। जैसे प्रतिकर्षण बल से होती है तो बिना स्पर्श के करवाई जाती है, और यदि किसी प्रकार की को टच होने से होती है तो उसे अपन बोलते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष टक्कर, स्पर्श करवाकर टक्कर, जैसे 2 गाड़ियों में आपस में टक्कर होती है, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं तो आप लोगों का जो 7वां पॉइंट आता है वो 7वां पॉइंट आप लोगों के 7वां चैप्टर होगा कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। जो कण होते हैं, देखो कोई भी जो पिंड होता है या कोई निकाय होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और वो गति करते हैं। यदि कोई पिंड गति कर रहा है इसका मतलब उसके प्रत्येक कण गति करते हैं। यदि कोई पिंड घूर्णन गति करता है तो उसके जो प्रत्येक कण होते हैं वो एक अक्ष के सापेक्ष, एक मूल बिंदु के सापेक्ष घूर्णन गति करते हैं, वर्ती गति करते हैं, ठीक है। चलो आगे अपन बात करते हैं तो आप लोगों के पास में देखो इनके पॉइंट दे रखे हैं आप लोगों के। इसमें ये बड़ा चैप्टर है, काफी पॉइंट है, तो इन पॉइंटों को अपन ध्यान में रखते हुए अपन यहाँ इसको प्रदर्शित करेंगे। चलो अगला अपना चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण बल, जो बहुत मोस्ट है, जो अपने 11th क्लास में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं अपन इसको। और 12th क्लास में इसी के बेस पे आप लोगों के एक चैप्टर बनता है जो पहला चैप्टर है। कौन सा है पहला चैप्टर? पहला चैप्टर आप लोगों के कूलाम का जो नियम है उस कूलाम के नियम को गुरुत्वाकर्षण के आधार पर ही प्रदर्शित किया गया है। जो आप लोगों की गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो प्रत्येक पिंड के द्वारा आकर्षित करने वाला एक बल होता है, इसीलिए हम लोग इसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये प्रत्येक पिंड का होता है, ये स्पेशल नहीं है कि कोई पृथ्वी का ही हो। यदि ये बोला जाए गुरुत्वीय बल तो वो होगा केवल पृथ्वी का बल, और गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो सभी प्रकार के पिंडों का बल होता है। तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल में आप लोग केपलर के नियम पढ़ेंगे, जो 3 नियम होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का अपने यहाँ फॉर्मूला निकालेंगे, व्युत्पन्न करेंगे। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के बारे में अपने यहाँ पढ़ेंगे। यदि पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं या पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर यदि अपन जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में, स्मॉल जी के मान में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, तो हम लोग उसको यहाँ देखेंगे। फिर अपन बात करते हैं गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होगी। प्लायन वेग होता है या प्लायन चाल बोल सकते हैं। प्लायन वेग वह वेग होता है जिससे किसी वस्तु को हम लोग यदि फेंक देते हैं, किसी उस वेग से, प्लायन वेग से किसी वस्तु को यदि फेंक देंगे
तो वह उस पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है। तो इस प्रकार से हो गया। भू उपग्रह हो गए, इनकी पृथ्वी के उपग्रह हो गए। भारहीनता होती है, तो भारहीनता का मतलब होता है भार अनुभव नहीं होना। तो ऐसे आप लोगों के पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग इस गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। अगला अपना जो चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 9। अब उस चैप्टर नंबर 9 की यदि अपन बात करें तो वो ठोसों के यांत्रिक गुण। देखो आप लोगों के पास में ठोस के यांत्रिक गुण 9वां चैप्टर है और 10वां चैप्टर आप लोगों के तरलों का यांत्रिक गुण आएगा। मतलब ठोस जो होते हैं उनमें किस प्रकार का कौन सा बल कार्य करता है, उनमें किस प्रकार के कणों के मध्य बल कार्य करते हैं, उनमें प्रत्यास्थता का गुण होता है कि नहीं होता, उन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे 9वें चैप्टर में। और तरल पदार्थ जो होते हैं, तरल पदार्थ गति करते हैं तो उनके कणों के मध्य किस प्रकार से बल लगता है, बल किस प्रकार से लगता है, आयतन में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, घनत्व में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, उन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में, जो आप लोगों के तरलों के यांत्रिक गुण अपना शीर्षक है। फिर अपन बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 11 की बात करेंगे। जो अपना 11 चैप्टर है वो क्या कहता है, द्रव्य के तापीय गुण। द्रव्य का देखो दो शब्द आते हैं हम लोग के, द्रव्य होता है और एक द्रव्य होता है। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, ठीक है, और द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, ठीक है, और द्रव्य का मतलब होता है अवस्था। पदार्थ की अपनी जो अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य, गैस और एक प्लाज्मा भी होती है, ठीक है। तो जो पदार्थ होता है उस पदार्थ के तापीय गुण, अपन ताप में परिवर्तन करते हैं तो उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है, ऊष्मा में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, किसी वस्तु को ठंडा करते हैं तो क्या होता है, ताप एक वस्तु दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है तो क्या होता है, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे यहाँ चैप्टर नंबर 11 में, ठीक है। फिर अपना जो 12th चैप्टर आता है वो है उष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स। इसमें उष्मा से होने वाली जो क्रियाएं हैं, देखो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, तापीय साम्य मतलब ताप का समान होना। दो वस्तुएं जो होती हैं वो तापीय साम्य में कब होती है, जब दोनों का ताप समान हो। यदि एक वस्तु में ताप ज्यादा है, मतलब वो गर्म है, ये ठंडी वस्तु है, दोनों को आपस में आप लोग तापीय साम्य में लाने की कोशिश करते हैं तो उस ताप की वस्तु से उष्मा निकलती है और निम्न ताप की वस्तु में आती है, जिससे दोनों का ताप समान हो जाता है, वो तापीय साम्य में हो जाती है। उष्मागति का शून्य कोटि का नियम है आप लोगों की। उष्मा आंतरिक ऊर्जा और आप लोगों के कार्य है, जो अपन उस ऊर्जा देते हैं वो कार्य में काम में आती है, जो बच जाती है वो आंतरिक ऊर्जा के रूप में काम में आती है। इसमें आप लोग के सबसे मोस्ट पॉइंट है उष्मा इंजन और एक कार्नो इंजन, जो आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट है। इसमें आप लोगों के प्रक्रम होते हैं, समतापी प्रक्रम हो गया, समदाबी प्रक्रम हो गया, समायतनी प्रक्रम हो गया, एक रुद्धोष्म प्रक्रम है, ठीक है। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। उष्मागति के दो नियम है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, वो अपन इसमें पढ़ेंगे। फिर आगे चलते हैं आप लोगों के चैप्टर नंबर 13 अणुगति सिद्धांत। जो आप लोगों के पास में जो गैस होती है, गैस के अणुओं के मध्य किस प्रकार से परिवर्तन होता है चैप्टर में आप लोग देखो। चैप्टर के नीचे आप लोगों के पॉइंट दे रखे हैं। द्रव्य के आणविक प्रकृति किस प्रकार की होती है, गैसों का जो व्यवहार होता है उस व्यवहार को अपन यहाँ पढ़ेंगे। आदर्श गैस का अणुगति सिद्धांत, आदर्श गैस जो होती है उसके बारे में अपन यहाँ पढ़ेंगे। तो जो गैस से संबंधित जितने भी अपने सिद्धांत है उन सबको अपन यहाँ अणुगति सिद्धांत में पढ़ेंगे। एक अपने जो अगला चैप्टर आता है दोलन, जो यहाँ आप लोगों के दोलन होता है। इस दोलन में आप लोग देख रहे हैं कि दोलन की जो गति होती है, या बोल सकते हैं आप लोग सरल आवर्त जो गति होती है, एसएसएम जिसको बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है, इसके बारे में जितनी भी अपनी एक्टिविटी होती है, ऊर्जा होगी, इस पर बल होगा, वेग होगा, त्वरण होगा, ये सब अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। रेजोनेंस अपन अनुनाद भी यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। और अपने जो ये मोस्ट पॉइंट क्या है, दोलन और आप लोगों की दोलन गति और आवर्त गति, ये अपने लिए बहुत ही मोस्ट है। तो ऑक्सीलेशन आप लोगों के पास में कंप्लीट हो गया। रेजोनेंस भी इसी में है, ऑक्सीलेशन और रेजोनेंस दोनों इसी चैप्टर में आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब दोलन और अनुनाद दोनों इसी चैप्टर में आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। जो आप लोगों का लास्ट जो चैप्टर है आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, तरंगे, मतलब जो तरंगे होते हैं, वेव्स जो होते हैं, उन सब के बारे में अपन यहाँ स्टडी करेंगे। इसके पॉइंट आप लोग यहाँ देख रहे हैं। ये जो आप लोगों की तरंगे होती है दो प्रकार की होती हैं, एक अनुप्रस्थ होती है, एक अनुदैर्घ्य होती है। यदि तरंगों के गति करने से उसके जो माध्यम के कण हैं वो लंबवत गति करते हैं तो वो अनुप्रस्थ तरंग होगी, और यदि उसी की दिशा में कंपन करते हैं तो अनुदैर्घ्य तरंगे हो गई। ये जो तरंगे होते हैं प्रगामी तरंगे हैं, इनमें विस्थापन संबंध देखेंगे, चाल देखेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत देखेंगे, तरंगों का परावर्तन जो होता है उस परावर्तन को अपन यहाँ देखेंगे।
विस्पंद जो होते, विस्पंद और निस्पंद की क्रियाएं अपन यहाँ पे देखेंगे। और एक सबसे मोस्ट है डॉपलर प्रभाव, जिसको अपन यहाँ इसमें पढ़ेंगे। जैसे आवर्ती में परिवर्तन होता है, तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है। जैसे अपन देखते हैं, मान लो कोई डीजे चल रहा है, डीजे अपने पास में आता है तो उसकी आवाज धीरे धीरे बढ़ती है, या दूर जाता है तो आवाज अपने पास में धीरे धीरे कम होती है, या अपन उससे दूर जाते हैं तो आवाज धीरे धीरे कम होती है। तो ये सब क्रियाएं होती हैं, ये डॉपलर प्रभाव के कारण होती है। तो इस प्रकार से आप लोगों के टोटल यहाँ 15 चैप्टर हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, ये टोटल जो आप लोगों के पास में 15 चैप्टर हैं, इन 15 चैप्टरों को मैंने डिटेल से यहाँ आप लोगों को बता दिया है। सब्जेक्ट आप लोगों को किस प्रकार से चूज करना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब अपन यहाँ पॉइंट टू पॉइंट स्टार्टिंग से अपन चलेंगे। पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों के वीडियो यहाँ आप लोगों के प्रदर्शित किए जाएंगे। जितने भी आप लोगों के वीडियो आते हैं, वो वीडियो यदि कोई 11th क्लास में साइंस लेने की कोई सोच रहा है तो उस स्टूडेंट के लिए मोस्ट है, और यदि कोई नीट या आईआईटी की प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट है। यदि आप लोगों के दिमाग में ये हो कि अब की बार भी एग्ज़ाम नहीं हुई, अगली बार मार्च अप्रैल में फिर कोरोना आ जाएगा, अपनी फिर एग्ज़ाम नहीं होगी, तो ये आप लोगों की गलत सोच है। आगे के बारे में अपन कुछ नहीं सोच सकते। अपन ने जब पीछे जो आप लोगों का कोरोना पहले वाला जो फर्स्ट आप लोगों की लहर कोरोना की थी वो जा चुकी थी। जनवरी फरवरी मार्च में अपनी स्कूलें बहुत शानदार तरीके से चल रही थी। अपने किसी ने ये नहीं सोचा था कि उससे भी भयंकर स्थिति आप लोगों के यहाँ बन सकती है क्या, किसी ने नहीं सोचा ना। सब यही कहते थे भाई अब कोरोना गया, स्थिति नॉर्मल हो गई, अब तो कम से कम हम रूटीन में आएंगे। जितने भी व्यापारी लोग थे वो ये सोच रहे थे कि कोई बात नहीं, पीछे जो आप लोगों ने 8-10 महीने में जो खोया है उसको अपन वापस रिकवर करेंगे। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा कि इससे भी भयंकर आप लोगों की महामारी यहाँ प्रलय मचा सकती है क्या। तो आगे के बारे में अपन कुछ नहीं सोच सकते। आप लोगों का कर्म है, स्टूडेंट का कर्म है पढ़ते रहना, जो आप लोगों को पढ़ते रहना है। और मैं आप लोगों के हर वीडियो में बताता हूँ, मोबाइल यदि आप लोगों के घर वालों ने आप लोगों को सुविधा दी है, यदि नेट की सुविधा आप लोगों के घर वालों ने आप लोगों को दी है, तो आप लोग इसका सही तरीके से सही जगह सदुपयोग करें, दुरुपयोग इसका बिल्कुल ना करें। और सदुपयोग करते हुए आज आप लोगों का समय है आप लोगों की मेहनत करने का, आज आप लोगों का समय है आप लोगों के फ्यूचर को संवारने का। जो आप लोगों को समय मिल रहा है, यदि आप लोगों के घर वाले अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से आप लोगों को यदि सुविधा मुहैया करवा रहे हैं तो आप लोगों के लिए बेस्ट है। आप लोग बहुत लकी हैं कि आप लोगों को ये सुविधाएं मिल रही हैं। तो इन सब सुविधाओं को आप लोग सही वे में काम में लेते हुए, इन सब का सदुपयोग करते हुए, सोशल मीडिया से दूरी बनाते हुए आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। और आप लोगों के 11th क्लास का वीडियो आप लोगों के डेली इसी चैनल पे आप लोगों को मिलता रहेगा। यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं, मेरे को पता है 10th क्लास पास करके जो स्टूडेंट आए हैं, 10th पास आउट जो स्टूडेंट हैं सभी नए हैं, तो आप लोगों का सबसे पहला काम तो क्या है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमें मिलती है ऊर्जा। ठीक है। दूसरा आप लोग क्या काम करना है, इसके पास में एक बेल आइकन लगा हुआ है, एक घंटा आप लोगों के लटका हुआ है, उसको प्रेस जरूर करना, उसको आप लोग दबाएंगे, जिससे जितने भी आप लोगों के नए वीडियो इस चैनल पे आप लोगों के अपलोड किए जाते हैं या यहाँ जो नए वीडियो डाले जाते हैं वो वीडियो आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच सके। आपके पास मैसेज आएगा कि इस टॉपिक का ये वीडियो आपके चैनल पे अपलोड कर दिया गया है और आप लोग अपनी सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं। तो ये काम आप लोगों को करना है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। मैं ये नहीं कह रहा भाई आप लोग लाइक करो, ये नहीं कि पहले आते लाइक करो फिर देखेंगे गुरुजी का वीडियो है पहले लाइक करना है, नहीं, मैं ये नहीं कहता। यदि आप लोगों को सही लगे, यदि आप लोगों को ये लगे कि यहाँ मैंने जो आप लोगों को टाइम दिया है वो आप लोगों के फ्यूचर के लिए बेस्ट है, आप लोगों के फ्यूचर के लिए काम में आ सकता है, आप लोगों के सब्जेक्ट चूज करने में आप लोगों को सुविधा हो सकती है, तो यदि आप लोगों को सुविधाएं हो, अच्छा यदि आप लोगों के वीडियो लगे तो आप लोग लाइक जरूर करना। ठीक है, थैंक यू।